टैक्सिक संप्रत्यय, जिसके अंदर आपका आत्म संप्रत्यय, अभिरुचि, अभिवर्ती, आदत, अभिरुचि, आपके निर्देशन, सामाजिक कौशल, ये सभी आएंगे। ये छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, और इसको हम स्टार्ट करते हैं। आज हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। आत्म संप्रत्यय के संबंध निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये देखिए, आप परिपक्वता एवं आत्म परिपक्वता एवं आत्म संप्रत्यय में कोई संबंध नहीं है आपका दोस्तों, गलत रहेगा। व्यक्ति अपने आत्म संप्रत्यय के अनुसार ही संसार में से के प्रति प्रतिक्रिया करता है। योग्यता के संबंध में यदि आत्म संप्रत्यय उच्च होता है तो योग्यता भी उच्चता की ओर होती है। आकांक्षा का स्तर वास्तविक होने का प्रभाव आत्म संप्रत्यय के विकास पर आपका यानी धनात्मक होता है। आत्म शब्द अंग्रेजी शब्द के सेल्फ शब्द हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है वट, ऑन, इज, या जो कुछ कोई होता है। अर्थात एक व्यक्ति किस प्रकार से अपना प्रत्यक्षीकरण करता है अथवा जिस प्रकार से अपने आप को देखता है, आपको ही हम व्यक्ति का आत्म संप्रत्यय कहते हैं, उसको ही व्यक्ति का आत्म संप्रत्यय कहते हैं। आत्मा एक सामान्य संप्रत्यय नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत व्यक्ति के समस्त भावनाएं, धारणाएं, अनुभूतियां, उनके मूल्यांकन अर्थ आ जाता है, जो कि वह अपने संबंध में रखता या विकसित करता है। आत्म संप्रत्यय का अर्थ एक व्यक्ति अपने गुणों और व्यवहार के संबंध में जो मत रखता है वही उसका आत्म संप्रत्यय। आत्म संप्रत्यय का उद्भव व्यक्तित्व के आरंभिक सिद्धांतों में हुआ है। सबसे पहले रेन आपका डेस्कार्ट्स ने संज्ञान अर्थात व्यक्ति आत्म अस्तित्व को जागरूकता के संदर्भ में चर्चा का विषय बनाया था। विलियम जेम्स आधुनिक युग के प्रथम मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने आत्म संप्रत्यय की परिभाषित करने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में 1890 में धारणा का सर्वप्रथम विवरण प्रस्तुत किया था विलियम जेम्स ने। आत्म संप्रत्यय से तात्पर्य व्यक्ति ने अपने व्यवहार, योग्यताओं, विशेषताओं का मूल्यांकन व अभिव्यक्तियों की समग्रता से आत्म संप्रत्यय में यह परिभाषा देने वाले थे। तो आत्म संप्रत्यय की परिभाषा दी थी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइकोलॉजिया ने। आत्म संप्रत्यय की परिभाषा देखिए, गार्डन मर्फी के अनुसार आत्म व्यक्ति का वह रूप है जिसे कि व्यक्ति को ज्ञात है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार आत्म शब्द का प्रयोग बहुधा अहम के अर्थों में किया जाता है। यह वह एजेंट है जो अपने ही पहचान के स्थायित्व के संबंध में चेतन रहता है। जॉनसन के अनुसार जो आत्म को जैसी आंतरिक वस्तु के रूप में माना जाना जा सकता है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार के अंतर्गत स्वयं को क्षमताओं एवं विलक्षणताओं के संबंध में स्वयं के विचार व मूल्यांकन, गर्व, लज्जा, आत्म सम्मान के संबंध में कुछ ऐसी अनुभूतियां सम्मिलित होती है जिनमें से प्रत्येक कुछ परिस्थितियों में क्रियाशील हो सकती है। निम्न में आत्म संप्रत्यय की कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है? तो देखिए, आत्म संप्रत्यय स्थायित्व आपकी महत्वपूर्ण विशेषता नहीं। आत्म संप्रत्यय व्यवस्थित होता है। आत्म संप्रत्यय विशिष्ट लक्ष्य होता है। आत्म संप्रत्यय बहुआयामी होता है। आत्म संप्रत्यय विशेषता देखिए, आत्म संप्रत्यय विकसित व्यक्तित्व का लक्षण होता है। आत्म संप्रत्यय व्यक्ति अपने विषय में चिंतन करता है। आत्म संप्रत्यय में व्यक्ति की अच्छाइयों, बुराइयों, सफलताओं, असफलताओं जानने और उसका आंकलन करने की योग्यता होती है। बुद्धि के विभिन्न आयाम, बुद्धि के अतिरिक्त आयु, परिपक्वता, वातावरण आदि आत्म संप्रत्यय को प्रभावित करते हैं। कार्ल रोजर्स ने आत्म संप्रत्यय के सिद्धांत में आत्म संप्रत्यय को फ्राइड के सुपर ईगो के समान माना है। इसे आदर्श आत्म संप्रत्यय नाम दिया है। अल्पोर्ट ने आत्म संप्रत्यय के लिए प्रोपियम शब्द का प्रयोग किया है, जिसको ज्ञात आत्म संप्रत्यय बताया है। बालकों को आत्म प्रत्यय विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? तो समस्याओं के से बचने के लिए सलाह देना, यह आपका दोस्तों गलत रहेगा। बालकों के निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना, व्यवहार के लिए स्पष्ट और संदर्भ यानी कि सदर्शिक पथ स्थापित करना, बिना शर्त की स्वीकार्यता और प्रेम को संप्रेषित करना। शिक्षार्थी का स्वयं प्रत्यय निर्भरता से स्व-निर्देशित स्तर किस तरफ बढ़ता है, यह मान्य है तो आपका एंड्रागोगी से है। स्वयं प्रत्यय विकसित होता है तो आपके स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से होता है। स्व प्रत्यक्षीकरण एवं लोगों के प्रत्यक्षीकरण द्वारा विकसित होती है तो आपका स्व प्रत्यय होता है। विचार, भावनाओं तथा अभिव्यक्तियों का संयुक्त रूप जो व्यक्ति उनके स्वयं के बारे में रखते हैं तो आपका स्व प्रत्यय आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अनुवांशिकता से निर्धारित नहीं होता है? तो आपकी अभिव्यक्ति नहीं होती है अनुवांशिकता से निर्धारित। अभिव्यक्ति से तात्पर्य होता है व्यक्ति के दृष्टिकोण में यह दृष्टिकोण के विभिन्न विचारों, प्राणी घटनाओं तथा वस्तुओं के प्रति हमारे व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर अभिव्यक्ति हमेशा किसी वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति, इतिहास के प्रति प्रदर्शित होती है। अभिव्यक्ति हमारे व्यवहार एवं क्रियाकलापों को प्रभावित करती है। अभिव्यक्ति स्थायी नहीं होती है, यह परिवर्तनशील होती है। अभिव्यक्ति जन्मजात होती है, गलत है दोस्तों, ठीक है ना। अभिव्यक्ति की विधियां देखिए, प्रत्यक्ष स्पर्शन विधि होती है। इस विधि में अंतर्गत किसी व्यक्ति से किसी अन्य व्यक्ति, विचार, घटना, वस्तु, मूल्य आदि के बारे में प्रत्यक्ष प्रश्न पूछकर उसकी अभिव्यक्ति ज्ञात की जाती है। प्रत्यक्ष व्यवहार निरीक्षण विधि, इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति के प्रत्यक्ष व्यवहारों का निरीक्षण करके यह पता लगाया जाता है कि वह विभिन्न मनोवैज्ञानिक पदार्थों
के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करता है। उपरोक्त दोनों विधियाँ विषयगत है और इनसे व्यक्ति की अभिवृत्तियों के विषय में सही जानकारी नहीं मिल सकती, क्योंकि समाज में जहाँ दोहरे व्यक्तित्व होते हैं वही विधियाँ पूरी तरह सफल रहती है। मनोवैज्ञानिक विधि देखें, युग्म तुलनात्मक विधि सर्वप्रथम दी थी दोस्तों आपके थर्स्टन ने 1927 में इस विधि का विकास किया। उन्होंने युग्म रूप में कुछ कथनों की सूची बनाई। इस विधि में प्रत्येक कथन को अन्य सभी कथनों के साथ जोड़ा जाता है और हर जोड़े के संबंध में सहमति या सहमति पूछी जाती है। समान उपस्थिति अंतराल विधि, इस विधि का निर्माण प्रतिपादन थर्स्टन व चेव ने किया था। इस विधि में भी कुछ कथन होते हैं। प्रत्येक कथन पर व्यक्ति की प्रतिकूल, अनुकूल और तटस्थ स्थिति की सहमति 11 बिंदुओं वाले निर्धारण मान पर पूछी जाती है। आगे देखें योग निर्धारण विधि। इस विधि का प्रतिपादन लिंकर्ट ने किया था। इस विधि के निर्धारण मान का प्रयोग किया जाता है, किंतु इसमें 11 बिंदुओं के स्थान पर केवल 5 बिंदु रखे गए हैं। पूर्व सहमति, सहमति, अनिश्चित सहमति और पूर्ण सहमति। स्केलोग्राम विधि, इस विधि का प्रतिपादन गेटमैन ने किया था। स्केलोग्राम विधि इसके अंदर गेटमैन ने किया था। इस विधि में कथनों को जोड़ों में दिया जाता है। सहमति पर 1 अंक, असहमति पर 0 अंक प्रदान करके संपूर्ण योग करके कुल अभिवृत्ति अंक ज्ञात किया जाता है। क्रमबद्ध अंतर्विधि, इस विधि का विकास थर्स्टन द्वारा 1937 में किया गया, किंतु व्यापक प्रयोग तथा प्रचार सफीर ने किया था। इस विधि में कथन बहुत अधिक मात्रा में होते हैं तथा कथनों को क्रमबद्ध अंतर में मापा जाता है। विभेदकारी विधि, इस विधि का प्रतिपादन एडवर्ड व किलपैट्रिक ने 1948 में किया। यह विधि कोई मौलिक विधि नहीं है। इस विधि में प्रमुख रूप से समान उपस्थित विधि तथा क्रमबद्ध अंतर विधि को मिलाया गया है। सीमेंटिक डिफरेंशियल विधि, इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1952 में आसगुड द्वारा किया गया था। यह विधि स्केल या स्वीकार करके चलता है कि मनोवैज्ञानिक पदार्थों के प्रति विभिन्न विधियों की विभिन्न धारणा है। निम्न में कौन सा परीक्षण जो जीवन पर्यंत चलने वाले अनौपचारिक अधिगम द्वारा प्राप्त सूचनाओं पर केंद्रित होता है, तो अभिवृत्ति परीक्षण होता है। जब कोई विद्यार्थी गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखते हैं तब वह अपने गणित अध्यापक को पसंद करता है। वह गणित विषय की परीक्षा देना पसंद करता है। वह उन विद्यार्थियों को संगत पसंद करता है जो गणित में अच्छे हैं। उपयोग सभी रहेगा दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, निम्न में से अभिवृत्ति मापन की विधि नहीं है, तो आपकी लिंकर्ट स्केल है, ओसगुड्स सेमेंटिक डिफरेंशिएशन स्केल है, द बोगार्ड्स सोशल जो आपकी डिस्टेंस स्केल है, जबकि इमोशनल कॉम्पिटिशन स्केल नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। कौन सी रुचि का पहलू नहीं है, तो आपके जानना, इच्छा करना, अनुभव करना, जबकि गति करना नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। रुचि, एक विद्यार्थी एक समस्या के प्रासंगिक अनेक उत्तर प्रस्तुत करता है तो वह दर्शाता है, आपकी रुचि दर्शाता है। निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है, तो रुचियाँ जन्मजात व अर्जित दोनों होती है। रुचियाँ जन्म के अनुसार बदलती रहती है। रुचियाँ योग्यताओं और विक्षमताओं से संबंधित नहीं है। आपकी रुचि व्यवहार में आकर्षण व विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, तो ये आपको 4th नंबर गलत रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा सुपर द्वारा प्रस्तावित रुचि का प्रकार नहीं है। सुपर द्वारा देखें, अभिव्यक्त रुचियाँ, सूचित रुचियाँ, आंकलित रुचियाँ, जबकि स्थितिपरक रुचियाँ नहीं होती है। यह आपके सुपर द्वारा प्रस्तावित रुचि नहीं है, स्थितिपरक रुचि। रुचि के संप्रत्या में मुख्य पक्ष निम्न में से किस विकल्प में दिए गए हैं, तो ज्ञानात्मक, क्रियात्मक तथा भावनात्मक के अंदर आपके रुचि के संप्रत्य दिए गए हैं। रुझान एवं मनोवृत्ति के संबंध निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो रुझान एवं मनोवृत्ति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर देखिए मनोवृत्ति वंशानुक्रम से प्रभावित नहीं होती है, आपकी गलत है दोस्तों। वंशानुक्रम से प्रभावित होती है, दोनों वातावरण से प्रभावित होती है। दोनों के बनने पर अकस्मात व तत्कालिक विशेष अनुभव प्रभाव डालते हैं। अध्यापक दोनों के विकास में सहायक हो सकते हैं। उपरोक्त सभी रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। उपरोक्त सभी क्या रहेगा, आपकी फर्स्ट मनोवृत्ति वंशानुक्रम से प्रभावित नहीं होती, आपका गलत रहेगा, ठीक है ना। और ये तीनों से सही रहेंगे। आदतें, ज्ञान, अभिवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है। एक कथन किसका है, तो करो एंड करो का है। आदत की इनकी परिभाषा देखिए, गैरेट क्या कहते हैं, जो व्यवहार बार बार दोहराए जाने से स्वचालित बन जाता है उसे आदत कहते हैं। गैरेट के है। स्टर्ड एंड ओकडन कहते हैं, जो क्रियाएं बहुत कम विचार करने के साथ या बिना किसी विचार के लगभग एक ही प्रकार से की जाए तो आदतें कहलाती है। रायबर्न कहते हैं, आदत किसी क्रिया की लगभग एक ही प्रकार से कई बार दोहराए जाने का परिणाम है। यह काम बिना किसी सचेत विचार के आसानी से एवं अधिकतम इच्छित गति से संपन्न होता है। आदत निर्माण हेतु वैलेंटाइन ने कितने नियमों का उल्लेख किया है, तो वैलेंटाइन ने दोस्तों आपका 7 नियमों का उल्लेख किया है। निम्न में से कौन सा अर्जित आदत आपकी अर्जित होती है। किसी भी क्रिया की पुनरावृत्ति इतनी बार हो कि वह क्रिया स्थायी हो जाती है, उसे आदत कहते हैं। हैबिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के हैबिटस
यह शब्द संज्ञा से हुई है, अर्थात है बियर यह शब्द क्रिया है से हुई है, जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ का प्राप्त करना। आदतों को किसने माध्यम से अर्जित किया जाता है, तो आपके पुनरावृत्ति से अर्जित किया जाता है। आदत के संबंध निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आदतें आपकी जन्मजात होती है, सही है। आदतें जन्मजात होती है, सही नहीं है। तो आदतें दोस्तों जन्मजात होती है, ये आपका सही नहीं रहेगा, ठीक है ना। मूल प्रवृत्तियों की तरह आदतें भी व्यक्ति को अभिप्रेरित करती है, सही है। आदत निर्माण का आधार कोई मूल प्रवृत्ति होती है और व्यक्ति में किसी बुरी आदत का निर्माण हो जाता है, वह बुरी आदत आसानी से छूट जाती है। दोस्तों गलत रहेगा, ठीक है ना, ये 4th नंबर गलत रहेगा। किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमताओं को कहते हैं, तो आपका अभियोग्यता कहते हैं। व्यक्ति में बुद्धि के साथ साथ कुछ अन्य जन्मजात अर्जित क्षमताएं होती है, जिन्हें मनोविज्ञान की शब्दावली में अभिक्षमता कहा जाता है। अभिक्षमता जन्मजात, अमूर्त तथा एक अंतर्निहित शक्ति होती है। अगर देखिए दोस्तों, अभिक्षमता की परिभाषा है तो व्यक्ति की किसी विशिष्ट ज्ञान और कौशल को अर्जित करने की क्षमता अभिक्षमता कहलाती है। क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता एवं विशिष्ट क्षमता को कहते हैं, तो आपकी अभिक्षमता कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता विशिष्ट क्षमता अभिक्षमता कहलाती है। अभिक्षमता शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की हो सकती है, लेकिन बढ़ा हुआ ज्ञान स्तर, समझ, सीखा हुआ कौशल या विवर्ती अभिक्षमता के अंतर्गत नहीं आते हैं। कुंडर परीक्षण खालिस्तान मापन के लिए विकल्पित है, तो कुंडर मापन के अंदर अभिरुचि आती है, ठीक है ना। कुंडर परीक्षण, इस परीक्षण का निर्माण J.F. कुंडर ने द्वारा 1954 में किया गया था। माइनेसोटा वोकेशनल इंटरेस्ट इन्वेंटरी, इसके द्वारा 21 पेशाओं में छात्रों की अभिरुचि की माप की जाती है। इसमें कुल 158 एकांश है और प्रत्येक एकांश में 3 विकल्प होते हैं, जिनमें व्यक्ति या छात्र को एक जैसे वह सबसे अधिक पसंद करता है तथा एक जिसे वह सबसे कम पसंद करता है का चयन करना होता है। ज्ञान क्या है? तो ज्ञान देखिए, ज्ञान दोस्तों आपका ज्ञान रहेगा, ज्ञान अनुभव के व्यक्तिगत आपकी निर्वचन का परिणाम होता है। ज्ञान आपके अनुभव के व्यक्तिगत निर्वचन का परिणाम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, छात्रों की निष्पत्ति निर्भर करती है, तो 100% पर, बुद्धि पर, अभिरुचि पर, अभिप्रेरणा पर निर्भर करती है। मार्ग निर्देशन व्यक्ति को विकसित करने में सहायता करता है, तो क्षमताएं में विकसित करने में सहायता करता है। विद्यार्थियों को जानने हेतु निर्देशक का दायित्व है कि वह विद्यार्थियों को सहायता करे, आपके जीवन लक्ष्य के आदर्श बताए, समर्पण एवं विश्वास, सृजनात्मक कार्य में रुचि और उपयोग सभी बताएगा। व्यावसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए, तो शिक्षार्थी को उचित व्रत चयन में सहायता करने पर बल देना चाहिए। कौन सा निर्देशन नहीं है? तो आपका देखें, संकेत करना, पथ प्रदर्शन करना और इंगित करना, ये आपका, जबकि समस्या का समाधान करना ये आपका निर्देशन नहीं रहेगा। व्यक्तिगत निर्देशन में कौन सा बिंदु नहीं सम्मिलित होता है? व्यक्तिगत निर्देशन के अंदर समय मनोवैज्ञानिक परीक्षण नहीं होता, जबकि विशेष मानसिक क्षमताएं, अभिक्षमताएं, विवर्ती व्यक्तिगत विशेष नहीं, भी रहेगी। कौन सा एक निर्देशन है? तो आदेश देना, एक व्यक्ति का दृष्टिकोण दूसरे पर थोपना, दूसरे के लिए यानी निर्णय लेना, ये सभी रहेगा। जबकि सहायता करना आपका निर्देशन नहीं है। निर्देशन प्रक्रिया होती है तो आपकी बाल केंद्रित होती है। निर्देशन दिया जाना चाहिए तो आजीवन देना चाहिए दोस्तों। निर्देशन की प्रकृति के विषय निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह सार्वभौमिक होता है, कभी भी दिया जा सकता है। यह स्वयं की समस्या को हल करने में मदद करता है, तो यह भी सही है। यह हमेशा के लिए एक बार की क्रिया नहीं दोस्तों। निर्देशन समय समय पर दिया जाता है। निर्देशन करने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ समस्या को स्वयं हल नहीं करता है। मूल निर्देशन के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो मूल निर्देशन के 3 प्रकार बताए गए हैं। निम्न में से कौन सामाजिक कौशल है? तो सामाजिक कौशल आपका संप्रेषण कौशल है, उसके बाद में दबंध प्रबंधन कौशल है, नेतृत्व कौशल, सभी रहेगा। सामाजिक कौशलों से तात्पर्य उन कौशलों से जिनके माध्यम से व्यक्ति प्रभावी रूप से सामाजिक अंतःक्रिया में भाग ले सके, और जो व्यक्ति इन सामाजिक कुशलताओं में प्रवीण होता है वे कोई भी ऐसा कार्य करने में सफल होते हैं जो अन्य व्यक्तियों में अंतरक्रिया पर निर्भर करता है। बालक को समाज में रहने के लिए कुछ सामाजिक कौशलों का विकास करना आवश्यक होता है। कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक कौशल है, संप्रेषण कौशल है, दबंध प्रबंधन कौशल है, नेतृत्व कौशल है, प्रेरक परिवर्तनशीलता कौशल है, संबंधों के निर्माण का कौशल है, सहकार्यता कौशल है, सहयोग कौशल है, और यानी दलगत या समूह योग्यता का कौशल है। शोधन निम्नलिखित में से क्या है? तो जब व्यक्ति कलात्मक एवं रचनात्मक कार्यों के प्रति अपनी ऊर्जा को निर्देशित करता है तो आपका शोधन कौशल कहलाता है। 100 समप्रत्यय के निर्माण में सहायक है, तो 100 समप्रत्यय के निर्माण में आपकी अभिक्षमता रहेगी। उच्च 100 समप्रत्यय की सांकेतिक विशेषता होती है तो उच्च अभिक्षमता होती है। उच्च 100 समप्रत्यय की सांकेतिक विशेषता आपकी उच्च अभिक्षमता होती है। तो ये दोस्तों आपका रुचि अभिरुचि से संबंधित आपके जो
टॉपिक था उसके जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे पिछले भर्तियों के अंदर, ओल्ड के पेपरों के अंदर, वो अपने रिवीजन चल रहा है उसके अंदर कंप्लीट हो गया है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपसे एक बात, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बनता है दोस्तों। तो और बात आपको करने की ज़रूरत नहीं है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद जय भारत।